इंटरमीडिएट प्राविधिक कला के अंतर्गत आज मैं आप लोगों को यूपी बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर के बारे में बताऊंगा। इसको समझने से ये फ़ायदा होगा कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में किस तरह पेपर आएगा, और यह भी समझ में आ जाएगा कि किस चैप्टर से कितने प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। किस चैप्टर से प्रश्न अथवा में आते हैं उसकी तैयारी करें या ना करें, या करें तो कितना करें। हालांकि किसी भी विषय की तैयारी तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए करना चाहिए और पूरी लगन से करनी चाहिए, लेकिन परीक्षा के लिए समय कम हो तो हमें उन बिंदुओं पर भी ध्यान देना चाहिए जिससे हम परीक्षा में सर्वोत्तम अंक प्राप्त कर सकें। इसीलिए मैं आप लोगों को वर्ष 2016 से 2022 तक बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न पत्रों को चैप्टर वाइज हल कर रहा हूं और समझा रहा हूं, जो कि किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए सर्वोत्तम होता है। इससे हमें पता हो जाता है कि किस तरह से प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, और बिना समय नष्ट किए हम परीक्षा में समय से भी पहले पूरे आत्मविश्वास से पेपर में आए हुए प्रश्नों को हल कर पाते हैं। जबकि दूसरे छात्र जो कि पिछले वर्षों के पेपर को नहीं देखे होते हैं, तो वो छात्र 3 घंटे उलझे हुए होते हैं और अच्छे अंक भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो आइए मॉडल पेपर को देखते हैं और समझते हैं। यह 3 घंटा 15 मिनट का है और इसका पूर्णांक जो है पूरा 100 का है। तो इसमें जो निर्देश दिए गए हैं उस निर्देश के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, ये आपको अनुक्रमांक तो लिखना है, ये आप जानते ही हैं। अब इसमें ये 2 नंबर का जो निर्देश है इसको देख लेते हैं। इसमें संपूर्ण प्रश्न पत्र 6 खंडों में विभाजित होगा और सभी अनिवार्य हैं। तो इस बात को ध्यान देना है कि 6 खंडों में विभाजित है और 6 के 6 खंड में से सब प्रश्नों को करना है, किसी भी खंड को नहीं छोड़ना है। अब ये दे रहा है कि रफ कार्य के लिए आपको एक श्वेत पत्र मिलेगा, एक कागज़ मिलेगा, उस पर अनुक्रमांक लिखिए और रफ का सभी काम करिए और ड्राइंग शीट के साथ उसे संलग्न कर दीजिए। इसे घर आपको नहीं लेके जाना है। और एक चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ, इसमें देखिए चौथे में इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, मूल्यांकन में सुंदर संयोजन, स्वच्छता तथा सुंदर कार्य के लिए विशेष अंक दिए जाएंगे। यानी पेपर को मोड़ना नहीं है, गंदा नहीं करना है और साफ़ सफाई से कार्य करना है। हो सके तो जो पेंसिल से आप कार्य करते हैं तो हाथ से लग करके पेपर गंदा होता रहता है, तो एक ऊपर हाथ के नीचे जो है पेपर लगा लेंगे तो पेंसिल जो है घिसेगी नहीं और आपका पेज वैसे ही स्वच्छ रहेगा। एक और चीज़ देखिए, 5वें नंबर का महत्वपूर्ण है। मैं प्रत्येक निर्णय में बार बार कहता हूँ, दी हुई रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं और अभीष्ट रेखाएं स्पष्ट हो। ये तीनों रेखाएं आप स्पष्ट रूप से परीक्षा में दिखाएंगे। तो जैसे कई छात्र कहते हैं कि क्या रचना विधि लिखनी है, तो रचना विधि जब तक नहीं लिखनी है आपको जब तक उसमें ये न कहे कि आप इसकी रचना विधि भी लिखिए। और ये कभी ऐसा नहीं कहा जाता है। आपकी ये तीनों रेखाएं ही आपकी सारी रचना विधि को बता देती हैं। तो इसका आप ध्यान रखें। अब आइए, अब खंड अ को देख लेते हैं। इसमें क्या है, खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ये प्रश्न 10 अंक के हैं और 10 प्रश्न आते हैं। अब देखिए ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 विकल्प में दिए गए हैं। इसके 4 विकल्प हैं और सही विकल्प छांटकर ड्राइंग कागज़ पर उसे क्रमवार पेन से लिखिए। तो प्रयास ये करना चाहिए कि 1 से 10 तक है तो उसे क्रमवार ही रहने दें। ऐसा ना करें कि पहला दे फिर 10वां दे फिर 9वां दे, ऐसा आंसर न दे। पहले उसको क्रमवार लिख लीजिए और स्याही से लिखना है। बहुत से छात्र पेंसिल से ही उसको हल कर देते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें निर्देश भी है और वो मिट भी सकता है।
तो पहले प्रश्न को देख लेते हैं। पिरामिड का तिर्यक फलक किस आकार का होता है? तो आप लोग पिरामिड जानते हैं, इसको सूची स्तंभ भी कहते हैं, और ये त्रिकोणीय होता है। और यदि आप भूल जाएंगे तो मिस्र के जो पिरामिड है आप पढ़े होंगे और भी विषयों में, तो वो नीचे जो है उनकी जो है वर्गाकार या आयताकार या पंचभुजाकार ये सब हो सकते हैं, लेकिन ऊपर जो है उनका पॉइंट 1 होता है, यानी एक शून्य होता है। तो इस तरह के पिरामिड होते हैं, तो ये त्रिकोणीय होते हैं। और प्रश्न 2 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं? तो पहले प्रश्न में हमने देखा कि पिरामिड में होते हैं। फिर अगले प्रश्न को देख लेते हैं। एक आयताकार कमरे में कितने ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं? तो आयताकार कमरा है, तो आयताकार अगर कमरा है तो उसमें 4 दीवारें होंगी, और दीवारें हमेशा ऊर्ध्वाधर होती हैं, और छत और फर्श जो होती है वो क्षैतिज समतल में होता है। तो ये ऊर्ध्वाधर के बारे में जब पूछ रहा है तो ये 4 होंगे, उसमें जो दीवारें होंगी वही केवल ऊर्ध्वाधर होंगी। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। ये प्रश्न दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं? तो इसमें समपार्श्व में, इसको प्रिज्म कहते हैं अंग्रेजी में, तो इसमें जो है आयताकार फलक होते हैं। अब जैसे त्रिभुजाकार अगर समपार्श्व है, त्रिभुज का है, तो ऊपर भी त्रिभुज होगा और इसके ये सारे फलक मिल जाते हैं, तो इसमें 3 आयताकार फलक हो जाएंगे। और अगर पंचभुज है तो ऊपर और नीचे पंचभुज होंगे, और इसमें 5 आयताकार फलक होंगे। जबकि यही अगर सूची स्तंभ या उसको पिरामिड भी कहते हैं तो त्रिभुजाकार फलक होते हैं। तो इसको मैं और अच्छे से अभी जब लांबिक परिचय पढ़ाऊँगा तो और अच्छे से इसे समझाऊँगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बच्चों को थोड़ा सा इसमें उलझन होता है। और इसको और देख लेते हैं 5वें प्रश्न को। घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है? तो घन आपको पता है कि वर्गाकार होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी बराबर होती है, तो इसका सही आंसर वर्गाकार होगा। अब अगला प्रश्न को देखते हैं। एक समबाहु पंचभुज में कितने विकर्ण होते हैं? तो इसमें 5 विकर्ण होते हैं। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। वह कौन सा तंत्र है जिस पर अनुविच्छेद बनाया जाता है? तो ये क्षैतिज समतल है, क्योंकि हमेशा अनुविच्छेद बनाने के लिए हम ऊपर से देखते हैं, और ऊपर से जब देखते हैं तो उसका जो चित्र होता है धरती पर यानी क्षैतिज समतल पर बनता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। एक साधारण ईंट का सम्मुख दृश्य क्या होगा? यानी साधारण ईंट, यानी कई तरह के ईंट होते हैं, लेकिन साधारण ईंट जो सबके घरों में प्रयोग होता है वो एक आयताकार, उसको सामने से जब हम देखेंगे तो आयताकार ही दिखाई देगा, यानी उसका उत्छेद जो है आयताकार बनेगा। और ये कहाँ बनता है? ये ऊर्ध्वाधर फलक पर बनता है। अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। एक घन में कितने फलक होते हैं? तो घन में और घनाभ में, इन दोनों में 6 फलक होते हैं, तो इसका सही आंसर 6 ही होगा। और तो इसका सही आंसर 6 है। अब ये अगले प्रश्न को देख लेते हैं। ये लास्ट प्रश्न है। क्षैतिज तल का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो क्षैतिज तल, अब देखिए 2 तल होते हैं, एक तो क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। तो अब इसको कहा जाता है कि जो पानी के तल के समांतर हो उसे क्षैतिज कहते हैं, और जो पानी के तल से 90 डिग्री का कोण बनाए उसे ऊर्ध्वाधर कहते हैं। तो पानी का तल या कोई भी तरल का तल, दूध हो या तेल हो, उसका तल जो है हमेशा समतल होगा। तो इससे अच्छा उदाहरण, तरल से अच्छा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता है, तो इसका सही आंसर तरल है।
अब खंड ब को देख लेते हैं। खंड ब में क्या है? खंड ब में प्रश्न है, ये अक्षर लेखन से प्रश्न है। इसमें दिया है कि 3.5 सेमी की ऊंचाई में छापे के बड़े अक्षरों में प्रकाश व छाया युक्त हिंदी अथवा अंग्रेजी में साधारण अथवा सिंपल शब्द लिखिए। अक्षरों का कोण आधार 90 अंश पर हो। अब अक्षर लिखते हैं तो ये सीधा खड़े हों, यानी कोई ना हो, ये भी मैं बता चुका हूँ और भी पेपर में मैं हल करके दिखाऊंगा। तो सिंपल शब्द आपको लिखना है। हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिखिए, या इंग्लिश में तो इंग्लिश वाला ज़्यादा आसान होता है, इसको लिख सकते हैं। खंड, इसमें ये ख है, 2 प्रश्न करने हैं इसमें। तो ये कह रहा है 15 मिमी की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी में, एक ही, या तो हिंदी में लिखिए या तो अंग्रेजी में लिखिए, इसका ध्यान रखना है। तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखिए। अब 2 यहाँ पर दिया हुआ, एकता में शक्ति है, या ये, तो यहाँ पर 15 मिमी दिया हुआ है, 15 मिमी दिया हुआ है, तो इसका मतलब हो गया 1.5 सेमी। तो ये 1.5 सेमी होगा। तो अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अब ये नहीं करना चाहते हैं, अक्षर का नहीं लिखना चाहते हैं, लेटर राइटिंग नहीं करना चाहते हैं, तो आप जो है मापनी से संबंधित प्रश्न है, इसको हल कर सकते हैं। यदि आपकी तैयारी है तो निश्चित रूप से इसे करिए, और नहीं तैयारी है तो अक्षर लेखन आसान है, उसकी तैयारी रखिए और वो सही है। अब खंड स को देख लेते हैं कि खंड स में क्या है। अब देखिए प्रश्न 3 है। ये प्रश्न जो है क्षेत्रफल से है, ये 16 अंक का है। क्षेत्रफल के बहुत सारे प्रश्न को मैं कराया हूँ और करा भी रहा हूँ। देखिए 8 सेमी के व्यास को 4 भागों में जो है अर्धवृत्तों द्वारा बांटना है। तो इस प्रश्न को मैं बहुविकल्पीय प्रश्नों में बताया था। तो यदि आपको ये आता है या इस तरह के प्रश्न आते हैं तो कर सकते हैं। अगर ये नहीं आता है तो अथवा में फिर एक और प्रश्न दिया हुआ है। ये प्रश्न आप देख सकते हैं कि अनुविक्षेप और उत्छेद, इसको देख के आप समझ सकते हैं कि ये लांबिक प्रक्षेप से प्रश्न है। अब ये एक घन का अनुविक्षेप और उत्छेद बनाना है। तो अब जबकि देखिए यहाँ पर भुजा 35 मिलीमीटर है, यहाँ भी मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 3.5 सेमी हो जाएगा। तो अब इसको आप देख सकते हैं कि लांबिक प्रक्षेप से अनुविक्षेप उत्छेद का प्रश्न ये आया हुआ है। अब आगे और देखते हैं। अब आइए खंड द को देख लेते हैं। प्रश्न 4, वर्गाकार सूची स्तंभ अपने आधार पर खड़ा है और ये जो है इसका अनुविक्षेप तथा उत्छेद बनाना है। इसका भुजा जो है 2.5 सेमी है। तो वर्गाकार, इस तरीके से वर्गाकार सूची स्तंभ है, तो सूची स्तंभ या पिरामिड एक ही बात होती है। ये जो है ऊपर पॉइंट होता है और नीचे उसकी भुजाएं होती हैं, तो इस तरह का होता है। तो इसको आप कर सकते हैं। अगर इस प्रश्न को करने में आपको समस्या उत्पन्न हो रही है तो अथवा में एक और प्रश्न दिया हुआ है, इसको कर सकते हैं। एक समबाहु त्रिभुजाकार समपार्श्व का उत्छेद तथा अनुविक्षेप खींचिए। ठीक है, तो अभी ये उसका अक्ष क्षैतिज समतल पर 40 अंश का कोण और ऊर्ध्वाधर समतल पर 50 अंश का कोण बनाता है। तो इससे आसान तो ये है, लेकिन जो आपको समझ में आ रहा है, जो आप पढ़े हुए हैं, आपको आसान लगता है, और जो आप पढ़े हुए हैं वही सरल होता है, तो आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। अब अगला है खंड ई। खंड ई देख लेते हैं। 5वां प्रश्न है। ये सममित चित्र से प्रश्न है और इसमें है एक वर्गाकार समपार्श्व का सममित चित्र बनाइए जिसका आधार क्षैतिज समतल पर खड़ा है। इसके आधार की भुजा 3 सेमी तथा अक्ष 5.5 सेमी है। तो इस प्रश्न को, ये 2016 में आया हुआ है, तो इसको वर्गाकार समपार्श्व का मैं बता चुका हूँ कि, और समपार्श्व यानी प्रिज्म, यानी
कि अगर वर्ग नीचे है तो एक वर्ग ऊपर भी होगा, इस तरीके से। तो ये बताया हूँ, इसको आप देख सकते हैं। और भी पंचभुजाकार आ सकता है, बेलन का भी बताया हूँ, तो इसको आप देख करके समझ सकते हैं। और ये नहीं कर सकते तो ये जो है एक बहुत ही आसान प्रश्न होता है, किसी न किसी अक्षर का सममित चित्र बनाने के लिए दिया जाता है। तो इसमें जो है टी अक्षर का सममित चित्र बनाने के लिए कह रहा है। और इसमें लकड़ी का काट जो है 1 वर्ग सेमी है और उसकी चौड़ाई 4 सेमी और ऊंचाई 7 सेमी है। तो अधिकांश यही हमेशा रहता है, 4 सेमी 7 सेमी, और लकड़ी का काट जो है 1 वर्ग सेमी है। तो जितना भी दिया रहेगा आपको पेपर में पढ़ लेना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप जो हमेशा आता है तो यही आएगा, इसका नाप को एकदम बिल्कुल नहीं बदलेगा। तो इसको आप देख करके आप इसको हल कर सकते हैं और इसका भी अभ्यास कर लीजिए, बहुत ही सरल है और आसान है। तो अब इसमें आप ये देख सकते हैं कि लांबिक प्रक्षेप से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, सममित चित्र से 1 प्रश्न पूछा गया है, और एरिया से भी 1 प्रश्न पूछा गया है, और लेटर राइटिंग से भी तिरछे अक्षर और छापे वाले अक्षर से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसकी आप तैयारी रखिए। अब आइए इसको देख लेते। इनमें से किसी एक का चित्र बनाना है, इसको आप समझ लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत छात्र क्या करते हैं कि नीचे ये 3 दिया हुआ है, तीनों को कर जाते हैं या 2 को कर जाते हैं, जो कि अतिरिक्त में चला जाता है और उनका समय नष्ट होता है, केवल उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। अब ये स्मृति चित्रण मेमोरी ड्राइंग, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है कि दिए गए ड्राइंग शीट पर अपनी स्मृति से निम्नलिखित में से किसी एक का छाया, प्रकाश तथा प्रतिछाया युक्त चित्र पेंसिल अथवा चारकोल से बनाइए। तो आप पेंसिल से बनाएंगे या चारकोल का अभ्यास है तो चारकोल से बनाइए। चित्र की माप 15 सेमी हो, इसका ध्यान रखना है कि चित्र एक बनाना है और चित्र का माप 15 सेमी हो। 15 सेमी का मतलब यह है कि 15 से 16 सेमी भी हो सकता है और 15 से थोड़ा कम भी हो सकता है, लगभग 15 सेमी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 7 सेमी का बनाते हैं। अब इसमें देखिए, प्लेट में रखे हुए 2 केले, तो आप इसको बना लीजिए। पपीता दिया हुआ है, या तो इसको बनाइए, या एक पुस्तक दिया हुआ है, कोई किताब बना सकते हैं। अब इस प्रश्न में आप देखेंगे मोर या तोता, इन दोनों में से एक ही बनाना है। तो आप इसमें से किसी भी चित्र को बनाइए जो कि 15 सेमी का हो और इसकी शेडिंग अच्छे से करिए जो कि चित्र आकर्षक लगे। अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अथवा करके ये नहीं बनाते हैं तो प्रकृति चित्रण, नेचर स्टडी को आप कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इसमें क्या है। आपको इसमें से आपके सामने पुष्प पत्ती रखी रहेगी, उसको आपको देख करके बनाना है। तो ये दिया हुआ है कि इसका जो है 20 सेमी से कम ना हो, तो आपको ध्यान देना है। और ये वाटर कलर से बनाना है। तो यदि आपका अभ्यास है तो ही इस प्रश्न को करिए, क्योंकि अभ्यास नहीं है तो इस प्रश्न को करने में टाइम लगेगा और अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और नीचे भी देख लेते हैं क्या है। अथवा दिया हुआ है, फिर नीचे अथवा में दृश्य चित्रण यानी लैंडस्केप। अब ये 20x15 सेमी के आयत में एक दृश्य चित्र बनाना है और इसका जो है जल रंग या पोस्टर रंग से किसी भी रंग से कर सकते हैं। अब इसमें जो है ये चीज़ें दी हुई है, सही दृश्यांकन एवं परिप्रेक्ष्य। सही आप जो दृश्य बना रहे हैं, अब जैसे सूर्यास्त का पहाड़ी का दृश्य, ग्रामीण दृश्य, कुछ जंगलों के समूह का दृश्य, तो आपका जो है दृश्यांकन जो है सही होना चाहिए। इसका मतलब कि जो इसमें दिया है वो होना चाहिए ये। और परिप्रेक्ष्य, उसमें दूरी होनी चाहिए, उसमें डिस्टेंस होनी चाहिए सही ढंग का। अगला है उपयुक्त संयोजन,
उसका संयोजन जो है आप सुंदर ढंग से करिए। और सुसंगत रंगों का उपयुक्त चयन, अब प्रकृति में उस समय के वातावरण में जो रंग हो उन रंगों का आप प्रयोग करिए। वातावरण का सही दृश्यांकन, वातावरण का सही दृश्यांकन का मतलब जैसे सूर्यास्त का पहाड़ी का दृश्य, यानी शाम का समय उसमें दिखना चाहिए और ऐसा ना हो कि दोपहर का समय दिखे। तो यदि आप, इसको भी मैं कहूँगा कि यदि आप लैंडस्केप बार बार किए हैं तो करिए, और नहीं तो सबसे अच्छा आपके लिए ये स्मृति चित्रण रहेगा। इसका भी अभ्यास आप अवश्य करिए। तो इस तरीके से पेपर आपका आ सकता है, और इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, और पूरे इत्मीनान से जाइए और पेपर को हल करिए। निश्चित ही आप बहुत ही अच्छे अंकों से पास हो पाएंगे, और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है।